सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है स्क्रू गेज जो होता है, एक हमारे पास उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम जो है कोई तार है हमारे पास में, या इस तरह का कोई तार है, इस तार का व्यास कितना होगा इस स्क्रू गेज की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। ये एक उपकरण है जिसको हम स्क्रू गेज कहते हैं। स्क्रू गेज की सहायता से हम जो है कोई यदि तार है हमारे पास, तो उस तार का व्यास जो है हम ज्ञात करेंगे। जो तार होता है हमारे पास, उसका डायमीटर कितना होगा, व्यास कितना होगा और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, हम इस उपकरण की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। इस उपकरण को हम बोलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू, इसमें एक स्क्रू लगा होता है, जैसे ये हमारे पास घूम रहा है, इस तरह से ये घुमाते हैं इसको, पेज को, ये स्क्रू है। तो ये स्क्रू और ये जो इसको जो बनाने वाले जो वैज्ञानिक था विलियम गैस्कॉइन, तो उसके नाम के आधार पर स्क्रू इसमें लगा होता है और गैस इसमें शब्द रहता है, इसलिए इसके आधार पर इसको स्क्रू गेज नाम दे दिया गया है। तो इसकी जो खोज करता या आविष्कार करता जो था वो विलियम गैस्कॉइन था। और ये जो बनता है, जिस मेटल का बनता है, जिस धातु का बनता है, वो एक गन मेटल होती है। तो इसमें गन मेटल का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। और इसका जो आविष्कार किया था सबसे पहले विलियम गैस्कॉइन ने किया था, इसलिए गैस और इसमें स्क्रू, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, तो स्क्रू, इसमें स्क्रू लगा होता है और इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था विलियम गैस। तो गैस और स्क्रू दोनों मिलाकर पड़ गया उसका नाम स्क्रू गेज। इसकी सहायता से अपन तार का व्यास निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे, हम प्रैक्टिकल करके आज देखेंगे। तो इस प्रैक्टिकल करने के लिए अपने पास दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो स्क्रू गेज और दूसरा हमारे पास तार। मेरे पास स्क्रू गेज भी है और एक तार भी है, वायर भी है। इस स्क्रू गेज की सहायता से हम इस तार का व्यास हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम उपकरण के बारे में हम समझेंगे कि उपकरण क्या होता है। स्क्रू गेज जो होता है, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसमें मैं बता रहा हूँ आपको एक एक पार्ट के बारे में। ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला, इसको स्टड बोलते हैं, स्टड। और ये जो घूम रहा है, इसमें एक स्क्रू लगा होता है जिसमें आटे होते हैं। इस घूमने वाले भाग को जो अंदर स्क्रू, इस तरह से आटे भी बने हुए, इस तरह से यहाँ चित्र में दिखा रखा है, ये स्क्रू कहलाता है। ये स्क्रू लगा होता है इसमें। दूसरा, इसके ऊपर एक नट लगा होता है। इसको ये इस तरह से यू आकार की फ्रेम होती है, दिख रही है, यू आकार की फ्रेम है। और ये गोल गोल एक नट लगा हुआ है, ये नट लगा हुआ हमारे पास, ये एक नट लगा हुआ है और ये एक यू आकार की फ्रेम है हमारे पास, ये यू आकार की फ्रेम होती है। तो ये वाला पार्ट स्टड कहलाता है, ये वाला, इसको स्टड नाम दे दिया, या एनवी भी बोलते हैं, इसको स्टड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास में ये स्क्रू है, ये जो घूम रहा है ये स्क्रू वाला पार्ट है। तीसरा, इसके ऊपर जो लगा हुआ, जिसके अंदर स्क्रू लगा हुआ, तो उसको नट कहा गया है, एनयूटी, नट। ये नट होता है, ये वाला पार्ट। फिर इसमें दिख रही है हमारे पास कि अंदर एक इस प्रकार से खांचे बने हुए हैं और इसमें नामांकन किया हुआ है, 0 के बाद में इस प्रकार से छोटी छोटी लाइनें बनी हुई है। ये स्केल कहलाती है, मेन स्केल। इस यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे भाग बने होते हैं। इस स्केल को, इस पैमाने को बोलते हैं मुख्य स्केल या मेन स्केल बोलते हैं। इसमें दिख रहा होगा कि ये जो जैसे जैसे अपन खोलते जाते हैं, इसमें स्केल जो होती है बाहर निकलती जाती है, ये स्केल कहलाती है, मुख्य स्केल कहलाती है। इसमें डायग्राम में हमारे पास दिख रहा होगा कि वर्नियर कैलिपर्स में कुछ इस प्रकार से भाग होते हैं जिसमें हम इसको पढ़ सकते हैं। और ये स्केल हमारे पास मुख्य स्केल कहलाती है, जो अंदर खाने बने हुए ये वाली। और इसके साथ में एक होती है वर्नियर स्केल्स, ये सर्कुलर स्केल कहते हैं इसको ये इस पे खांचे होते हैं। इस खांचे वाले भाग को हम बोलते हैं जो घूमती रहती है, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस प्रकार से घूमने वाली जो स्केल होती है, इसमें अंकन होता है, नंबर लिखे होते हैं 100 तक। ये जो घूम रही है, इस स्केल को हम क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल, सर्कुलर स्केल।
और जो अंदर जो वाली स्केल होती है जो घूमती नहीं स्थिर होती है, इस पे अंकन होता है, उसको नाम दे दिया है मेन स्केल, मुख्य स्केल। तो इसमें दो स्केल होगी, कौन कौन सी? एक वर्नियर स्केल जो घूम रही है, इसमें नंबर लिखे हुए यहाँ दिख रहे होंगे, ये नंबर लिखे हुए 100 तक नंबर होते हैं इसमें। दूसरी स्केल होती है नीचे वाली, ये फिक्स वाली लाइन होती है, इस लाइन के पास में 0 1 2 3 इस प्रकार से लाइनें खींची होती है जिस दिख रही है, इसको बोलते हैं हम मुख्य स्केल या मेन स्केल कहते हैं। और इसके बाद में ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्लीव सिलेंडर, इसको स्लीव सिलेंडर बोलते हैं। जो हमारे पास में नीचे वाला पार्ट होता है वो स्लीव सिलेंडर होता है, और ये जो घूमने वाला पार्ट होता है ये हॉलो सिलेंडर होता है, खोखला। ये ऊपर जो घूमता है जिस पे वर्नियर स्केल बनी होती है, ये खोखला सिलेंडर होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये खोखला वाला भाग होता है। और ये सब जिसको हम सर्कुलर स्केल जो घूमती है, जिस पर घूमती है, वो कहलाता है खोखला। खोखला हमारे पास सिलेंडर, गोल सिलेंडर बेलन, खोखला बेलन होता है जो घूमता रहता है। फिर एक इसको घुमाने के लिए आखिरी ये बना होता है, ये इसको रेचेट बोलते हैं, इसको हम रेचेट बोलते हैं, जिसकी सहायता से इसको हम घुमाते हैं, उसको कहते हैं हम रेचेट। तो इस प्रकार से इसके नाम है, ये नाम अपने को मालूम होना चाहिए सभी के नाम। तो इसमें जो जो नाम मैं बता रहा आपको, सबसे पहले ये जो स्टड होता है, ये वाला पार्ट स्टड कहलाता है। ये वाला पार्ट, ये वाला स्क्रू होता है, इधर वाला ये इसे बाहर निकलता जाएगा, बताता जाता हूँ आपको। ये स्क्रू होता है, ये स्क्रू वाला पार्ट है, ये रेचेड है और ये स्क्रू है। इसके बाद में ये यू आकार की जो जिसको मैंने पकड़ रखा है, ये यू आकार की फ्रेम है, और ये ऊपर एक नट लगा होता है, ये नट होता है। उसके बाद में इसमें मुख्य स्केल होती है, ये जो होती है मुख्य स्केल होती है नीचे, और ये जो घूमने वाली है वर्नियर स्केल होती है, ये वर्नियर स्केल जो घूम रही है। और ये जो होता है एक खोखला बेलन होता है, हॉलो स्फीयर होता है। और ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसपे मुख्य स्केल बनी होती है, वो स्लीव सिलेंडर कहलाता है, स्लीव सिलेंडर बोलते हैं इसको। और ये जो पीछे का भाग होता है जिसको मैं अंगूठे से पकड़ के घुमा रहा हूँ उंगली से, और ये रेचेट कहलाता है। तो इस प्रकार से इसके भाग अपने को सभी मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से। और इसका जो सिद्धांत हम देखेंगे कि जो सिद्धांत होता है, वृत्त के पेज को एक बार घुमाने में चली गई दूरी जो होती है वो अल्पतम दूरी कहलाती है, और उसकी उपकरण की शुद्धता पूर्वक उसको हम नाप सकते हैं। मतलब इसका जो अल्पतमांक होता है जिसको हम अल्पतमांक कहते हैं, अल्पतमांक का मतलब क्या होता है कि इस उपकरण की सहायता से, मतलब स्क्रू गेज की सहायता से सबसे कम यानी सबसे छोटी लिस्ट काउंट जो दूरी होती है, मतलब इसकी सहायता से कम हम कितना माप सकते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, अल्पतम मांक, यानी सबसे छोटा मान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते लिस्ट काउंट। मतलब इसकी सहायता से जो सबसे छोटा मान मापा जाएगा उसको बोलेंगे हम अल्पतम मांक कहते हैं। अल्पतम माप मतलब सबसे छोटी दूरी जो इसकी सहायता से नापी जाती है, उससे छोटी दूरी से हम नाप नहीं सकते, उस दूरी को या उस मान को हम अल्पतम मांक कहते हैं। तो अल्पतमांक की परिभाषा मालूम होना चाहिए कि किसी भी उपकरण के द्वारा मापी गई सबसे छोटी दूरी को हम अल्पतम मांक कहते हैं, और उससे कम दूरी ये नाप नहीं सकता। बड़ी तो नाप सकता लेकिन छोटी उससे नाप नहीं सकेगा। अब इसका अल्पतमांक कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो अल्पतमांक निकालने का एक फार्मूला होता है कि स्क्रू गेज की चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि वर्नियर का 0 और इसको अपन इस बेस लाइन होती है, बीच में एक लाइन खींची होती है इस तरह से, ये एक लाइन खींची होती है, ये वाली, ये बेस लाइन कहलाती है, ये वाला ये लाइन। इसकी लाइन के सामने ये वर्नियर का 0 होता है, मान लो वर्नियर का 0, ये वर्नियर का 0 यहाँ पर है। तो ये जो वर्नियर का जो 0 होता है, ये 0 जो होता है ये बेस लाइन के बिल्कुल सामने होता है, ठीक है, मान लिया। उस स्थिति में इसको हम घुमाएंगे रेचेट को पीछे से पकड़ के, और वापस एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस यदि 0 पे आ जाता है तो जितना भाग वो चलता है
वो उसकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, चूड़ी अंतराल कहलाती है। यानी स्क्रू गेज को एक पूरा चक्कर लगाने में, मान लो कि 0 से गए और इसको हमने घुमाया, वापस 0 पे आ गए, तो एक पूरा चक्कर लगाने में जो दूरी तय होगी उस दूरी को हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल या पिच बोलते हैं। पिच किसको कहेंगे कि स्क्रू गेज को एक पूरा चक्कर लगाने में, इसको जो है पूरा राउंड लगाने में, जिसको कह सकते हैं वृत्तीय स्केल को एक पूरा चक्कर लगाने में जो दूरी तय होगी उस दूरी को हम बोलते हैं पिच या चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा, चूड़ी अंतराल मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी चूड़ी अंतराल कहलाएगी। इसको एक बार पूरा घुमाएंगे तो जितनी भी दूरी तय होगी वो उसकी कहलाती है चूड़ी अंतराल कहलाती है। अब मान लो कि ये एक चक्कर हमने घुमाया, 0 से स्टार्ट किया और वापस 0 पे आ गया, तो प्रैक्टिकल ये देखा जाता है इसमें कि जो एक भाग खिसकता है, इसमें बीच में लाइनें खींच बनी हुई थी, ये लाइनें बनी हुई, देखो यहाँ पर ये ऐसी लाइनें बनी हुई है इस तरह से। ये यदि एक बार घुमाएंगे तो एक लाइन खिसकेगी, यहाँ पहले यहाँ था, मान लो यदि इसको हमने पूरा एक चक्राउंड लगाया तो यहाँ पे आ जाता है, मतलब एक भाग वो खिसक जाता है। यानी इसका जो चूड़ी अंतराल होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। ये जो छोटे छोटे भाग बने होते हैं मिलीमीटर में अंदर बने होते हैं, तो एक पूरा चक्कर लगाने में वो 1 मिलीमीटर खिसकता है, ध्यान रखना। 1 मिलीमीटर मतलब इसकी चूड़ी अंतराल होती है। जितना इधर ये खिसकेगा उतना उतना ये जो 2 थ्रेड होते हैं, है ना, 2 खांचे होते हैं, इनके बीच की दूरी भी उतनी खिसकती है। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है कि जितना इधर ये खिसकता उतना उतना स्क्रू जो होता है, जो थ्रेड होते हैं वो भी उतना ही आगे खिसकता है। थ्रेड 2 थ्रेड के बीच की दूरी, इस प्रकार से थ्रेड बने होते हैं, इस प्रकार से ये थ्रेड बने इस तरह। तो ये थ्रेड्स और ये थ्रेड के बीच की दूरी उसकी चूड़ी अंतराल के बराबर होगी। यानी एक राउंड यदि पूरा खिसकाते हैं तो कितना खिसकता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर खिसकता है, 1 मिलीमीटर। यदि सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर में लेकर 10 से डिवाइड कर देंगे हम। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा इसका चूड़ी अंतराल कितना, 1/10 मतलब 0.1। तो चूड़ी अंतराल मतलब 1 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर में लिखा, चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर होता है, ध्यान रखना। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग लगा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/10, 1/10 यानी 0.1 हो जाएगा। 1 में 10 का भाग लगाएंगे 0.1। अब दूसरा इसमें बटे में क्या लिखा हुआ, वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या, जो हम घुमा रहे वृत्तीय पैमाना, ये सर्कुलर स्केल जिसको हम बोलते हैं। एक होती है मेन स्केल जो नीचे होती है, जो मिलीमीटर बनी होती है और बराबर 1-1 मिलीमीटर पर उसके लाइन खींची होती है, और एक बार घुमाते तो 1 मिलीमीटर खिसकती है वो, ध्यान रखना। यानी उसका चूड़ी अंतराल यानी पिच हो गया 1 मिलीमीटर। हम उसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा। तो चूड़ी अंतराल 0.1। और ये जो घूमने वाली स्केल है जिसको हम वृत्तीय स्केल का ये घूम रही है, इसमें खांचे बने होते हैं और ये खांचे कितने होते हैं, खाने 100 होते हैं, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया, यानी इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है कि इस उपकरण की सहायता से हम 0.001 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग, यदि इसमें हम मान लें कि 0.001 है, इसको पॉइंट घटा दें 1000 होगा, इतना हम इसको नाप सकते हैं। यदि इसको माइक्रोमीटर में बदलते हैं तो ये माइक्रोमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 होता है 1 माइक्रोमीटर, तो इसको यदि कन्वर्ट करते तो 10 माइक्रोमीटर के बराबर हो जाता है, यानी 10 × 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, ध्यान रखना। इसको यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। यानी इसकी सहायता से माइक्रोमीटर की दूरी भी नाप सकते हैं, बहुत छोटी दूरी भी हम नाप सकते हैं, इसलिए इसका नाम माइक्रोमीटर भी होता है, ध्यान रखना। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को ही कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइक्रोमीटर की दूरी भी नाप सकता है, 10 माइक्रोमीटर तक की दूरी भी वो नाप सकता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसका नाम पेच मापी भी होता है, ये पेच लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, इसलिए इसको हम पेच मापी, स्क्रू को हम पेच बोलते हैं, पेच मापी भी कहते हैं। तो इसके नाम अपने को मालूम होना चाहिए, इसके विभिन्न भागों के नाम अपने को मालूम होना चाहिए, और अल्पतमांक कैसे निकालते हो अपने को मालूम होना चाहिए। अल्पतमांक का सूत्र हो जाएगा
चूड़ी अंतराल, या कह सकते हैं कि मुख्य स्केल पर एक भाग का मान। चूड़ी अंतराल को क्या कह सकते हैं कि जो मुख्य स्केल होती है इस पर एक भाग का मान कितना है, 1 मिलीमीटर, उसी को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। मुख्य स्केल के एक भाग का मान है, ये वास्तव में क्या है, मुख्य स्केल के एक भाग का मान है, जिसको हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। एक भाग का मान बटे में प्रति पैमाने पर खानों की संख्या। तो मुख्य स्केल पर एक भाग के मान को हम चूड़ी अंतराल कहते हैं, या पिच बोलते हैं इंग्लिश में। पिच 1 मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर हो गया, 0.1 हो गया। और वृत्तीय स्केल पर 100 खांचे होते हैं, ये जो घूमने वाली स्केल होती है इसके 100 खाने होते हैं, इसलिए 100 का भाग लगा दिया, यानी 0.001 सेंटीमीटर हो गया, यानी 10×10⁻⁶ माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं इसको। यानी इसकी सहायता से अपन माइक्रोमीटर वाली दूरी भी हम नाप सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, ये भी माइक्रो आ जाए 10⁻⁶ होता है, उसको माइक्रो बोलते हैं। तो इसकी सहायता से माइक्रोमीटर की दूरी हम नाप सकते हैं। इसका आविष्कार विलियम गैस्पार्ड ने किया था और एक गन मेटल का बना होता है। ये चीज़ें अपने किसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके कौन कौन से भाग होते हैं वो मैंने बता दिया। एक इसमें जो बीच में जो लाइन खींची होती है इसको बेस लाइन या आधार रेखा बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी से हम रीडिंग पढ़ेंगे, अगला वाला जो देखेंगे इसी से हम रीडिंग। बीच में एक लाइन खींची होती है इस तरह से, जो मुख्य स्केल होती है उसमें बीच में लाइन खींची दिख रही है, ये जो लाइन होती है इसको हम बेस लाइन बोलते हैं, आधार रेखा कहते हैं। अगला हमारे पास में आएगा अब इसकी प्रयोग विधि। इसकी सहायता से अपन तार का व्यास कैसे निकालेंगे। मान लो कि हमारे पास कोई तार दे दिया, ये तार है हमारे पास, तो क्या करना है, बड़े वाला तार ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, पकड़ने में आसानी होगी। इस तार को क्या करना है, ये जो स्टड है और हमारे पास जो क्या नाम इसका स्क्रू है, इन दोनों के बीच में इसको फंसाना लगाना। इस प्रकार से ये पीछे रेचेट होता है, इस रेचेट की सहायता से इसको इस तरह से रेचेट की सहायता से इसको चलाना है, ध्यान रखना। स्क्रू गेज को हमेशा जो है रेचेट की सहायता से आगे बढ़ाना, इस तरह से इसको कसना है और ये कसा जाएगा, फिर ये हिलेगा नहीं और तड़ तड़ की आवाज़ भी आने लग जाएगी। इसको यहाँ से पकड़ के नहीं कसना, सिर्फ रेचेट को पकड़ के घुमाना है। पकड़ इसका प्रयोग करते समय ध्यान रखना कि इसको रेचेट जो होता है पीछे का भाग, उसी से पकड़ के इसको चलाना है स्क्रू गेज को। तो प्रयोग विधि में क्या करना, जिस तार का व्यास निकालना होता है उस तार को क्या करते हैं, स्टड और स्क्रू के बीच में इस रेचेट की सहायता से इसको अपन घुमाते जाते हैं और इसको इस प्रकार से कस देना, इस तरह से कस देना, अंदर लगा देना, ठीक है। लगने के बाद अब इसकी रीडिंग कैसे पढ़ेंगे वो अब देखेंगे। अब रीडिंग के लिए क्या है हमारे पास में, सबसे पहले हम शून्यांक त्रुटि की बात करते हैं। शून्यांक त्रुटि क्या होती है। शून्यांक त्रुटि का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास में क्या है, वृत्तीय स्केल है। ये जो हमने खाने बना रखे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये खाने बना रखे 100 खाने होते हैं। ये घूमने वाली स्केल जो होती है वो वर्नियर स्केल कहलाती है या वृत्तीय स्केल कहलाती है। इस पर 100 खाने होते हैं, ध्यान रखना। इसका जो जीरो होता है, इस पर ये 0 आ रहा है, ये 0, इसका जो 0 होता है ये मुख्य स्केल की जो बेस लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये जिसको हम बेस लाइन होती है, ये लाइन, ये बेस लाइन कहलाती है। इसमें भी ये बनी हुई है या ये नीचे बनी हुई है बेस लाइन। तो इस बेस लाइन के भी सामने है इसका वर्नियर स्केल का यानी वृत्तीय स्केल का जो घूम रही है, इसका जो 0 होता है, इसको कसने के बाद पूरा कस देंगे इसको इस तरह से। ये मान लो कि मैंने इसको कस दिया है, ये मैंने कस दिया। कसने के बाद हम देखेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल होती है इसका 0 मुख्य स्केल के 0 के ठीक सामने है, तो इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होगी, 0 एरर नहीं होगी। ध्यान रखना क्या कि वर्नियर स्केल का 0 मतलब ये इसका 0, इसको पूरा कसेंगे। कसने के बाद में ये वाला जो थ्रेड है ये हमारे पास स्क्रू इस स्टेट से चिपक जाएगा। तो यदि ये कंडीशन हमारे पास में है तो उस स्थिति में दोनों 0 एक दूसरे के सामने यदि होते हैं तो इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होगी। परंतु हो सकता है कि ऐसा उपकरण भी अपने पास आ जाए कि इसका शून्य, किसका शून्य, वृत्तीय का शून्य और मुख्य स्केल का शून्य दोनों आमने सामने नहीं मिलते। इसका 0 कहाँ होना चाहिए, इस लाइन के सामने होना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आटे खराब हो जाते हैं कुछ कारण से कि जो ये 0 होता है वृत्तीय पैमाने का 0 और ये मेन लाइन का जो 0 होता है इस लाइन के सामने वो नहीं आ पाता, इस 0 के सामने नहीं आ पाता है।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसमें त्रुटि होती है, उस त्रुटि को हम शून्यांक त्रुटि या जीरो एरर बोलते हैं। शून्यांक त्रुटि किसको कहेंगे कि जब वर्नियर पैमाने का शून्य और मुख्य पैमाने का शून्य, जो वर्नियर स्केल होती है वो और मुख्य स्केल होती है जो मेन स्केल होती है, दो स्केल होती है, एक घूमने वाली जिसको हम वर्नियर या सर्कुलर स्केल बोलते हैं, और दूसरी जो फिक्स होती है नीचे जो लिखी होती है, लाइनें खींची होती है, ये वाली ये मुख्य स्केल कहलाती है। ये जीरो और इसका जीरो, जब इसको हम कसेंगे तो दोनों जीरो क्या होना चाहिए, बिल्कुल संपाती होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नहीं मिलता। यदि ये कंडीशन से मिल रही तो इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होगी, नो जीरो एरर होगी। लेकिन मान लो ये पहली कंडीशन, इसमें भी शून्यांक त्रुटि नहीं दिख रही क्योंकि जीरो जीरो से मिल गया है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि वर्नियर स्केल का जीरो नीचे ले जा रहा है और मुख्य स्केल का जो जीरो है वो थोड़ा ऊपर हो गया। वर्नियर स्केल का जीरो यदि पीछे ले जाता है और मुख्य स्केल का जीरो आगे चले जाता है या आगे रहता है, तो उस कंडीशन में इसमें त्रुटि होगी और उस त्रुटि को हम पॉजिटिव त्रुटि बोलेंगे, धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। कब धनात्मक शून्यांक त्रुटि कब होगी कि जो वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है वो जीरो जो मुख्य स्केल के जीरो से पीछे रह जाता है, तब उस कंडीशन में जो त्रुटि होगी, एरर्स होती है, उसको हम पॉजिटिव एरर कहते हैं, धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। और इस त्रुटि को जब अपन रीडिंग लेंगे तब उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जो हमारे पास रीडिंग आएगी उस रीडिंग में से इस त्रुटि को क्या करना है, घटाना है। यदि पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि आ जाए तो जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग में से इसको हम माइनस कर देंगे। और यदि इसका उल्टा यदि आता है, मान लो कि वर्नियर स्केल का जीरो आगे चलेगा, देखो यहाँ आना चाहिए, जीरो के सामने आना था, लेकिन ये यहाँ ना आते हुए क्या है कि आगे चला गया, यहाँ पे आ गया जीरो, देखो दिख रहा चित्र में। तो वर्नियर स्केल का जीरो यदि आगे चले जाता है, ध्यान रखना, तो जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को हम ऋणात्मक निगेटिव जीरो एरर कहते हैं, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। इस स्थिति में उस त्रुटि को क्या करेंगे, जो मुख्य हमारे पास जो रीडिंग लेंगे उस रीडिंग में से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, उसको हम जोड़ देंगे। तो यदि शून्यांक त्रुटि पॉजिटिव कब होगी और निगेटिव कब होगी, और होगी कब, ये दो चीज़ें अपने को मालूम होना चाहिए। शून्यांक त्रुटि का मतलब ये होता है कि मान लो कि वृत्तीय पैमाने का शून्य और मुख्य पैमाने का यदि शून्य आमने सामने आ जाए, दोनों जीरो जीरो एक जैसे मिल जाए, तो कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होगी। परंतु मान लो कि वृत्तीय पैमाने का जीरो पीछे रह गया, नीचे आ रहा, और क्या नाम मुख्य पैमाने जीरो ऊपर आ रहा, तब उस कंडीशन में त्रुटि होगी इसमें, और उस त्रुटि को हम धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहेंगे। और उस त्रुटि को क्या करेंगे, जो हमारी रीडिंग आएगी उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा जो वृत्तीय पैमाने का जीरो है वो आगे निकल जाए, जीरो आगे आ गया, इस बेस लाइन से आगे निकल गया और बेस लाइन पीछे रह गई, तब उस कंडीशन में क्या होगा, त्रुटि होगी, गलती होगी। तो उस त्रुटि को हम बोलेंगे ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहेंगे, और उस त्रुटि को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो निगेटिव वाली को प्लस करना है और पॉजिटिव वाली को माइनस करना है, जो रीडिंग आएगी उसमें। अब इसकी रीडिंग कैसे पढ़ेंगे ये अपने को यहाँ पर सानी में बता रखा। अब उदाहरण के लिए अपन शून्यांक त्रुटि निकालना चाहे मान लो, है ना, तो मुख्य स्केल के पार्ट ये सानी सभी में बनाना, ध्यान रखना। मुख्य स्केल का पार्ट सेंटीमीटर है, चलो मुख्य स्केल का पार्ट अपन देते हैं। शून्यांक त्रुटि की बात करें, कोई सी एक शून्यांक त्रुटि लेंगे, मान लो कि ये वाली शून्यांक त्रुटि ले लिया, ये वाली पॉजिटिव। तो इसमें देखो ये जो शून्यांक त्रुटि शून्य आ रहा, ये कितने भाग पीछे आ रहा, देखो इस शून्य से एक और दो भाग पीछे आ, नीचे आ रहा। क्या हो रहा है कि इस दो भाग पीछे रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में मुख्य पैमाने का पार्ट कितना है, ये जो मुख्य पैमाना ये है। अब मुख्य पैमाने में क्या होगा कि जैसे इसको हम कसेंगे, है ना, तो ये वाला जो जीरो होगा ये यहाँ तक आ जाएगा, मतलब इसमें जो कसने के बाद थोड़ा बहुत आगे या पीछे होगा, तो ये इतना मान लो कि यहाँ पे आ रहा है। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने भाग अपने को, मान लो कि यहाँ 2 भाग आ रहा है, 5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ चित्र में अपने को 2 भाग दे। मुख्य स्केल का तो 0 भाग है, 0 भाग क्यों है, क्योंकि जब इसको हम कसेंगे तो पहली लाइन तो दिखेगी नहीं अपने को, पहली लाइन दिखेगी नहीं, ढक जाएगी वो, तो शून्य वाली लाइन दिखेगी, लेकिन उसके बाद जो लाइन आ रही है वो दिखेगी नहीं। तो नहीं दिखेगी, क्या करना, रीडिंग कितनी लिखना, 0। ये किसका भाग लिखेंगे, ये जो मुख्य स्केल का भाग आएगा था, क्यों, क्योंकि ये वर्नियर स्केल आएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, क्या लगेगा, इसके ठीक पास में आएगी। तो उस कंडीशन में ये हम 0 लिखेंगे, ठीक है।
जीरो लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रति स्केल का वो भाग जो मुख्य स्केल के आड़ी रेखा के सामने मिल रहा है। अब ये जो आड़ी लाइन है, ये आड़ी लाइन, इसके सामने कौन सा भाग मिल रहा है, दूसरा भाग मिल रहा है, दो भाग नीचे ले जाए तो ये दो लिख देंगे यहाँ पर, दूसरा भाग, ठीक है। ये एक और ये दो, देखो ये जीरो यहाँ, इसके आगे एक है, दो लाइन है। तो इस आड़ी लाइन के सामने जितना भाग मिल रहा है वर्नियर का, वो भागों की संख्या लिखना है, चाहे 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो जो भाग मिले कौन सी लाइन लिखना है, ये जो आड़ी लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन, बेस लाइन, रेडियल वाला लाइन, इस लाइन के सामने इस वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मिला, वो भाग अपने को यहाँ पे लिखना है। जैसे इस स्केल की बात मान लेते हैं, इसमें 16 या 17 भाग जो मिल रहा है वो लिखेंगे। फिर भागों की संख्या कोई n, तो कितने भाग मिले, 2, गुणित इसका अल्पतमांक कितना निकाला, 0.001, इसका इसमें गुणा कर देंगे और कितना जा रहा है, इसको गुणा करने के बाद यहीं मैं लिख देता हूँ 0.002 आ जाएगा। ये एक ही रीडिंग है, इसी को लिख रहा हूँ, पहली वाली रीडिंग को ही लिख रहा हूँ, एक ही रीडिंग को लिख रहा पर ये। अब a प्लस बी, ए मतलब ये, बी मतलब ये, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जीरो में ये जोड़ेंगे तो हमारे पास रीडिंग क्या देंगे 0.002 सेंटीमीटर। ये इसकी शून्यांक त्रुटि निकल आएगी। क्या करना है शून्यांक त्रुटि निकालने के लिए, कि सबसे पहले क्या देखना है, ये जो जीरो वाली लाइन है, ये जीरो वाली लाइन के सामने वर्नियर स्केल, जीरो वाली लाइन तो अपने को देखना है, जीरो वाले की लाइन के बाद में इसमें खांचे बने होते हैं। देखो जब इसको हम कस देंगे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जब इसको हम कसेंगे तो क्या होगा, ये पूरा कसने के बाद ये कसने के बाद अब इसमें जो है हमारे पास में जीरो वाली जो लाइन है, नीचे वाली लाइन जिसको मुख्य स्केल कहते हैं, इसकी पहली लाइन अपने को दिखेगी नहीं। जब तक पहली लाइन नहीं दिखे, ध्यान रखना, जीरो वाली लाइन को छोड़कर पहली वाली लाइन नहीं दिखती है तब तक हम जीरो ही लिखेंगे। यदि पहली लाइन दिख जाती है तो फिर 1 लिखेंगे, तो मुख्य पैमाने का जो पार्ट होगा वो जीरो ही आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इतनी त्रुटि तो नहीं हो सकती कि 1 मिलीमीटर की इसमें त्रुटि हो। तो सामान्यतः जो भी मुख्य पैमाने का पार्ट लिखेंगे वो कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर अब देखो वर्नियर का कौन सा खाना मिल रहा है उसके सामने, इस बेस लाइन के सामने कौन सा खाना मिलेगा, वो वाली लाइन हम लिखेंगे। तो उदाहरण के लिए अपने पास दूसरा मिल रहा था तो लिख दिया, ठीक है। अब ये हम निकालेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि आ गई, इसका मान कितना है 0.02 आ गया। अब इसको जो रीडिंग आएगी, मुख्य रीडिंग आएगी, उसमें से इसको क्या करना, घटा देना। क्यों, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटि है, गलती है, ये आगे निकल गया था, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको हम पीछे करना पड़ेगा। ये आगे निकल गया इससे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे करना पड़ेगा, तो इसको घटा देना। दूसरा मान लो ये वाली त्रुटि यदि आती है, मान लो इस तरह की ये वाली त्रुटि है, तो इसमें क्या होगा, मुख्य पैमाने का पार्ट तो जीरो ही है ना, तो यहाँ तो जीरो लिख देंगे, है ना। ये उदाहरण के लिए मान लो यदि ये त्रुटि आती है तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा। दूसरा इसमें कौन सा भाग मिला, 1 2 3 4, ये 45 है ना, जो चौथा भाग मिला, मान लो इसमें चौथा भाग। अब इसमें जो सर्कुलर स्केल दे रखी है, उस सर्कुलर स्केल का चौथा भाग मिल रहा है, तो 4 भाग लिख देंगे, जो भी भाग मिल रहा है। अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा कौन सा भाग इसमें मिल रहा है। ये सावधानी पूर्वक देखना कि इस आड़ी लाइन के सामने, जिसको हम बेस लाइन बोलते हैं, ये बेस लाइन, इस बेस लाइन के सामने ये जो वर्नियर पैमाना बना रखी है लाइन की सभी, ये कौन सी लाइन मिलेगी वो यहाँ लिखना। मान लो 10वीं लाइन मिली तो 10 लिख देना, 20वीं मिली तो 20 लिख देना, जो लाइन मिले वो अपने को लिखना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारे पास इसका फिर गुणा करके, है ना, इसका ये गुणा करके 10 गुणित 0.010, और इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लो चाहो तो, ये इसका जोड़ देंगे तो वही आ जाएगा 0.010 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसकी शून्यांक त्रुटि निकल आएगी। लेकिन इस शून्यांक त्रुटि को क्या करना पड़ेगा, अपने घटाना पड़ेगा। ये कौन सी है, निगेटिव है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, मेन रीडिंग में इसको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शून्यांक त्रुटि निकालेंगे। शून्यांक त्रुटि निकालने का क्या तरीका होगा कि मुख्य स्केल के सामने पहला तो जीरो आएगा, मुख्य पैमाने के पार्ट, जब तक एक लाइन नहीं दिखे मुख्य स्केल की तो 1 मत लिखना, 1 मिलीमीटर मत लिखना, 0.1 मत लिखना। यदि पहली लाइन नहीं दिख रही, जीरो लाइन को छोड़कर पहली लाइन यदि नहीं दिख रही है तो अपने को रीडिंग मुख्य स्केल की जीरो ही लिखना है या जीरो ही लिखेंगे।
ये चीज़ ध्यान रखना। हाँ, यदि एक लाइन दिख रही है, कौन सी एक लाइन, जो जीरो वाली लाइन के बाद में जो एक लाइन होती है वो यदि दिखती है तो फिर ये 0.1 लिखना है, और यदि वो नहीं दिखती है तो 0 ही आएगी, मुख्य पैमाने का पार्ट 0 ही आएगा। दूसरा, अब उस मुख्य पैमाने जब उसको हम कसेंगे तब हम देखेंगे जो वर्नियर का पैमाने का पार्ट है, जो घूम रहे स्केल है, उस स्केल की कौन सी लाइन इस आड़ी लाइन के सामने, इस बेस लाइन के सामने आ रही है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ये वो लाइन है, क्या करें। अब 5 भी हो सकती, 10 भी हो सकती, 50 भी हो सकती, ये इसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी लाइन यदि टूटी होगी तो कितनी होगी वो निकाल लेंगे। फिर 2 आ गया, फिर 2 गुणित अल्पतमांक, अल्पतमांक हमने निकाला था पिछला, उसमें 0.001 सेंटीमीटर। ये इसका अल्पतमांक गुणा करके इसकी ये लिस्ट काउंट आ जाएगी, क्या नाम आ जाएगा इसका, कुल पार्ट आ जाएगा। तो कुल पार्ट निकालने के लिए मुख्य पैमाने का पार्ट जोड़ना पड़ेगा, और ये वर्नियर का पार्ट, ये वर्नियर का पार्ट होता है, इन दोनों को जोड़ दो, वर्नियर पैमाने का पार्ट, ये भी इसको और इसको जोड़ दो, तो ये टोटल रीडिंग आ जाएगी। इस तरह से हम टोटल रीडिंग इसकी हम निकालेंगे शून्यांक त्रुटि की। अब वास्तविक रीडिंग, तार का व्यास अपने को निकालना है। मान लो ये मेरे पास तार है, अब तार को इसमें मैंने लगाया, इस पीछे वाले रेचेक की सहायता से इसमें तार को फंसाया और ये मैंने लगा दिया इसमें तार को। अब तार को लगाने के बाद क्या करना है, इसमें पूरा कसना है। मान लो मैंने इसको कस दिया, इस तरह से पूरा कसना है, ठीक है, ये कस दिया। अब इसकी रीडिंग पढ़ना। अब रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया, जैसे शून्यांक त्रुटि में रीडिंग पढ़ी वैसे कैसे यहाँ पे पढ़ेंगे। अब उदाहरण के लिए मान लो कि ये वाली रीडिंग ले लिया हम, है ना, कि इसको हमने लगाया यहाँ पर, मान लो कोई वस्तु लगा दी इसमें और ये वाली रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब देखो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग, 4 लाइनें पूरी दिख रही है, 1 2 3 और 4 लाइन पूरी दिख रही है अपने को यहाँ। इस मुख्य पैमाने की 4 लाइन अपने को इसमें पूरी दिख रही है, 4 लाइन दिख रही है। मान लो उदाहरण के लिए इसमें कोई चीज़ लगाई हमने, इस तरह से फिट कर दी, तो फिर ये मुख्य पैमाने की रीडिंग पड़े, कितने भाग दिख रही है, देखिए 0 को छोड़कर, 0 के बाद लाइन गिनना शुरू कर देना, 1 2 3 4 5 6, जितने भाग दिख रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा मुख्य पैमाने का पार्ट। मान लो 4 लाइन दिख रही है तो 0.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हम लिख रहे हैं इसलिए। फिर वही, अब ये जो वृत्तीय पैमाने की कौन सी लाइन मिल रही है मुख्य पैमाने के सामने वो लिखना। मान लो 20वीं लाइन मिल लेते हैं, 20 लिख देना। जो लाइन मिल रही है आपकी, जो घूमने वाली स्केल है, उस घूमने वाली स्केल की जो लाइन इस लाइन के सामने होगी, जो बेस लाइन है बीच में खींची रहेगी, है ना, ऐसी लाइन आड़ी लाइन खींची रहेगी, इस लाइन के सामने ये वाली जो लाइन है, ये लाइनें आ रही है, ये इन लाइन में से कौन सी लाइन इस लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है, वो लाइन यहाँ पे अपने को लिखना है, नंबर लिखना है, 20 आ रही है, 30 आ रही है, 50 आ रही है, वो यहाँ पे अपने को लिखना है। फिर क्या करना है, n मतलब ये नंबर 20, पूरी अल्पतमांक हमने निकाला था 0.001, इसका गुणा कर देना तो कितना आ जाएगा, ये मैं ये लिख देता हूँ 0.020 सेंटीमीटर। अब इसको और इसको प्लस कर देना, दोनों, ये ए हो गई और ये बी हो गई, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 0.0 और 4 हो जाएगा ना, 0. इस 0.4 को यहाँ प्लस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा 0.420। तो इस तरह से पहली रीडिंग आ जाएगी कि इसकी जो पार्ट होगा, रीडिंग होगी, वो 0.420 होगा सेंटीमीटर। यानी पॉइंट के 3 डिजिट तक इसमें हम नाप सकते हैं। यानी वर्नियर कैलिपर्स में जो हम पॉइंट के 2 डिजिट तक ही नाप सकते थे, क्योंकि उसका अल्पतमांक कितना होता था 0.01 सेंटीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है, और इसका अल्पतमांक कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर। इससे और हम शुद्धतापूर्वक नाप सकते हैं, छोटी से छोटी नाप सकते हैं। वर्नियर से ज़्यादा छोटी हम नाप नहीं सकते, इससे और वर्नियर से छोटी नाप सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग हम ज़्यादा करते बारीक चीज़ नापने के लिए। यदि मान लो कोई तार आ गया या कोई शीट आ गई, पतली शीट आ गई, तो उसकी मोटाई या तार का व्यास हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपने को क्या करना है 3-4 रीडिंग लेना है। आगे सुनिए, एक बार यहाँ ले लिए, एक बार यहाँ ले लिए, एक बार यहाँ ले ली, 3 या 4 रीडिंग लेना है सभी में जो प्रैक्टिकल करते हैं।
उसमें हमको ध्यान रखना है कि मान लो तार का व्यास निकालना हो तो एक तार को यहाँ लगा लिया, फिर उसके आगे बढ़ा के लगा लिया, 3-4 जगह अलग अलग स्थानों का उसका व्यास निकालें। एक बार यहाँ लगा लिया, एक बार यहाँ लगा लिया, एक बार यहाँ लगा लिया, 3 जगह हम अलग अलग स्थानों का उसका व्यास निकालेंगे। रीडिंग लगभग सेम आएगी क्योंकि व्यास तार का लगभग एक जैसा ही होता है। तो 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, ऐसे 3 रीडिंग अपने को या 4 या 5 रीडिंग दे रखी, वो सब अपने को नोट करना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यदि हमने मान लो 3-4 रीडिंग निकाली तो अपने को पता लग जाएगा कि हमने कोई गलती तो नहीं कर रहे, ऊपर वाले रीडिंग में या नीचे वाले रीडिंग में कोई गलती तो नहीं हो रही, तो अपन उसमें आसानी से पता लगा सकते हैं। इसलिए अपन प्रैक्टिकल करते समय 3-4 रीडिंग का उपयोग हम करते लेते हैं और वो रीडिंग सब लगभग एक जैसी आना चाहिए। तो इसमें एक ही तार की रीडिंग लेना है, ऐसा नहीं एक तार ये ले लें, दूसरा तार दूसरा ले लें, तीसरा, एक ही तार की रीडिंग अपने को लेना है या एक ही शीट की मोटाई अपने को निकालना है, अलग अलग नहीं होगी। तो इस तरह से हम निकालेंगे। फिर इसका औसत व्यास निकालेंगे। मान लो कि 4 रीडिंग तो चारों को जोड़ के 4 का हम भाग लगा देंगे और भाग लगाने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी औसत व्यास आ जाएगा। त्रिज्या निकालना तो 2 से और भाग लगा दो, उसकी त्रिज्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से सारणी अपने को मेन ये पढ़ते आना चाहिए इसके। तो मुख्य पैमाने का पार्ट कैसे निकालेंगे कि जो हम खोलने के बाद जितनी लाइन दिख रही है 0 के बाद वाली वो लाइन यहाँ लिखना, 4 दिख रहे 4 लिखना, 5 दिख रहे 5 लिखना। इसमें कसने के बाद है ना, इसमें कसने के बाद मान लो किसी वस्तु का व्यास निकालना हो, मान लो कि इस शीट की मोटाई निकालना मेरे को, ये शीट ज़्यादा मोटी हो गई इसलिए नहीं आएगी नहीं, तो कोई सी चीज़ मान लो इसका निकालना, मान लो है ना, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ऐसा ये लगा दिया, ठीक है, ऐसा लगा दिया। अब इसकी मोटाई निकालना, इसका व्यास निकालना, क्या करेंगे, बस इसकी जो लाइनें दिख रही मुख्य पैमाने की वो लिख दो। यहाँ मेरे को दिख रहे 6 लाइन दिख रही, ये मैंने लिख दिया 0.6। फिर ये जो घूमने वाली स्केल है, इसकी जो लाइन होती है आड़ी लाइन के सामने 80, तो 82 लाइन दिख रही, तो ये मैंने 82 लिख दिया। यहाँ 6 लाइन दिख रही, यहाँ 82 दिख रही, तो 82 में 0.001 का गुणा करके यहाँ टोटल लगा लेना और इसको प्लस कर देंगे, तो इसका व्यास निकल आएगा। तो इस तरह से हम इसका व्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में गणना के लिए क्या करेंगे, तार का व्यास हो जाएगा, जो भी हमने व्यास निकाला हो। अब वो शून्यांक त्रुटि को प्लस करना कि माइनस करना मैंने बता दिया। जो शून्यांक त्रुटि आएगी तो जो अभी हमने नीचे मान निकाला उस मान में से क्या करना, प्लस की माइनस। यदि वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक शून्यांक त्रुटि होगी तो उसको घटा देंगे, और ऋणात्मक होगी तो उसको इसमें जोड़ देंगे। इस मान में हम जोड़ देंगे या घटा देंगे। यदि धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है ना, धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है, क्या करते हैं, उसको हम घटा देते हैं। और यदि ऋणात्मक होती है तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऋणात्मक होती है तो क्या करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे। जो भी मान आ रहा है शून्यांक त्रुटि का, उस शून्यांक त्रुटि को जो हमने मान निकाला था नीचे वाली सारणी से, उस मान में शून्यांक त्रुटि को या तो प्लस करना है माइनस करना। प्लस कब करेंगे, जब वो नेगेटिव ही था। माइनस कब करेंगे, जब वो पॉजिटिव। इस मान में से उसको पॉजिटिव। फिर तार की त्रिज्या निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी रेडियस या त्रिज्या निकालेंगे। तो इस तरह से अपने को प्रैक्टिकल करते आना चाहिए कि कितनी त्रिज्या होगी, कितना उसका व्यास होगा। अब इसमें सावधानियाँ क्या क्या रखना है। सबसे पहली सावधानी जो है, तार को पेज के बीच अधिक कसकर नहीं रखना चाहिए। तो तार को जब अपन कसते हैं तो क्या करना है, रेसेट की सहायता से उसको कसना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बेलन को पकड़ के घुमा रहे, इसके आटे खराब हो जाएंगे, अंदर के भी आटे खराब हो सकते हैं। तो अपने को इस रेसेट को पकड़ के घुमाना, जैसे ही कसा जाएगा तो इसमें आवाज़ आने लगे, फिर ये कसाएगा नहीं। तो सबसे पहले सावधानी ये रखना है कि अधिक नहीं कसना चाहिए। पाठ्यांक तार के भिन्न भिन्न स्थानों पर लेना चाहिए। अभी मैंने बताया कि अलग अलग स्थान पर लेना चाहिए, पाठ्यांक एक ही जगह का नहीं लेना चाहिए, ताकि अपने को पता लग जाए कि तार का व्यास सब जगह एक जैसा है कि नहीं, या हमारी रीडिंग गलत तो नहीं आ रही। ये चीज़ है। रेचीट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अभी मैंने बताया कि इसको पीछे पकड़ के ही घुमाना चाहिए, रेचीट होता है, इसको पकड़ के ही इसका उपयोग करना चाहिए, और पेज को एक ही दिशा में घुमाना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि अपन इधर आगे पीछे करते थे, इसके आटे खराब हो जाते हैं, जिसमें इसमें एक त्रुटि होती है जिसको हम पिच्छद त्रुटि बोलते हैं। पिच्छद त्रुटि का मतलब ये होता है कि जब इसका हम बार बार उपयोग करते हैं तो इसके जो आटे होते हैं, है ना, वो खराब हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है, फिसलने लगता है, वो खुलता है। जैसे नट जो होता है, नट के आटे खराब होने के बाद में यदि उसके हम क्या करते हैं, दोनों दिशा में घुमाते इस तरह से, तो उसके आटे खराब होते हैं, जिसके कारण से त्रुटि हो जाती है, इसमें फिसलने लगता है, वो वहीं आगे बढ़ नहीं पाता, वहीं फिसलने वहीं घूमता रहता है। तो उस त्रुटि को हम बोलते हैं पिच्छद त्रुटि नाम देते हैं। पिच्छद त्रुटि किसको कहेंगे कि जब
हम इसका बार बार उपयोग करते हैं तो इसके जो क्या कह सकते हैं उसको, स्केल पे जो खाने होते हैं वो खाने घिस जाते हैं, चाहे मुख्य स्केल को या वर्नियर स्केल को। वो घिसने के बाद क्या होता है कि जब उसको अपन घुमाते हैं और पीछे डायरेक्शन में करते हैं वो वहीं वहीं घूमता रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता, जिसके कारण से त्रुटि होती है। इसलिए उस त्रुटि को नाम देते हैं पिच्छक त्रुटि। अब इसको यदि अपने को उत्पन्न न होना तो क्या करना, उसको हमेशा एक ही दिशा में चलाना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इधर उधर ऐसा करते रहे, इसके आटे खराब हो जाएंगे, इसमें पिच्छक त्रुटि आ सकती है, यानी इसके आटे खराब हो सकते हैं, इसके जो भाग बने हुए खांचे बने वो खराब हो जाएंगे, उसको पिच्छक त्रुटि नाम दे दिया। तो इसको हमेशा एक ही दिशा में चलाना चाहिए। एक हमारे पास अभी नया मार्केट में आ गया डिजिटल स्क्रू गेज। ये डिजिटल स्क्रू गेज होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट सेल लगाओ और डायरेक्ट इसमें किसी चीज़ को लगा दो, तार को या जो भी हमने को शीट की मोटाई निकालना, डायरेक्ट ये रीडिंग बता देगा। डिजिटल सेल लगा होता है, उस सेल लगाएंगे तो ये डिस्प्ले होता है, इस डिस्प्ले में क्या होता है वो अंक आ जाते हैं कितने मिलीमीटर या सेंटीमीटर का होता है तार का गया। तो ये डिजिटल आ गया भैया, है ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ये पढ़ सकते। एक ये भी हमारे पास स्क्रू गेज का चित्र बना रखा है यहाँ पर, ये स्लीव कहलाती है ना। तो ये स्प्लिंडर कहलाता है ना। ये एंगल भी कहलाता है, मैंने बोला कि स्टड को एंगल भी बोलते हैं, स्प्लिंडर भी बोलते हैं इसको, स्क्रू को, है ना। तो ये भी उसका एक नामांकित चित्र फ्रेम है ये, है ना। ये माइक्रोमीटर हमारे पास में, माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं मैंने बताया था, 10⁻⁻⁶ मीटर तक ये नाप सकता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रैक्टिकल है, इसको अच्छी तरह से करना है क्योंकि कंपटीशन में इसके सवाल पूछे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।